हेलो बच्चों, अब देखते हैं हम क्या बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम उसके नाम से ही आधारित है। ये जो है दो वैज्ञानिक थे, बायो और सेवर्ट। बायो और सेवर्ट। तो बायो और सेवर्ट ने क्या किया, सन 1820 में, किसमें, सन 1820 में इन्होंने किसी भी चुंबक के लिए उस चालक तार पर क्या प्राप्त होती है, उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसको ज्ञात करने के लिए बायो और सेवर्ट ने सन 1820 में एक नियम दिया। ठीक है, तो ये जैसे कोई चालक है, ये इस प्रकार से कोई क्या हो गया, चालक हो गया। तो इसको मान लिए एक्स और वाई कोई चालक है, एक्स और वाई क्या है, कोई चालक है। और इस चालक में जो है आई धारा यदि प्रवाहित करें, क्या करें, आई धारा उस पर प्रवाहित करें, तो उस पर किसी मध्य बिंदु से ए बी दूरी पर dl लंबाई का एक अल्पांश उत्पन्न होता है। क्या होता है, dl लंबाई का एक अल्पांश उत्पन्न होता है। तो इसी मध्य बिंदु से जो है कितने दूरी पर, एक बिंदु P है जिस पर उसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB का मान कितना होता है, क्या होता है, उसी को ज्ञात करने के लिए बायो और सेवर्ट ने सन 1820 में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिस नियम को हम बायो सेवर्ट के नियम के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? तो सन 1820 में बायो और सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी भी चालक तार पर प्रवाहित होने वाली धारा और उसके मध्य बिंदु से किसी बिंदु P पर या किसी अन्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, और उस नियम को उन्होंने अपने नाम के आधार पर रखा। तभी से उस नियम का नाम पड़ गया बायो सेवर्ट का नियम। अब इसका कंडीशन देखते हैं, तो उसके लिए इसको प्रूफ करते हैं कि ये बायो सेवर्ट ने कैसा नियम दिया। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं सबसे पहले कि बायो सेवर्ट ने क्या नियम दिया और कैसा नियम दिया। तो उसके लिए मानते हैं, माना कि क्या मानते हैं, एक चालक तार है, माना कि एक्स वाई एक क्या है, चालक है या चालक तार है, चालक तार है। माना कि एक्स वाई क्या है, चालक तार है। एक्स और वाई क्या है, एक चालक तार है जिसमें धारा जो है एक्स से वाई के दिशा में बह रही है, जिसमें धारा, विद्युत धारा एक्स से वाई के दिशा में बह रही है। तब ये जो चालक है वो क्या हो जाते हैं, चालकित हो जाते हैं। जैसे उसमें धारा का प्रवाह होता है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होने लगती है। क्या उत्पन्न होने लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या उत्पन्न होने लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी कंडीशन पर ये जो है ए बी दूरी पर किसी, मतलब इसी चालक के किसी बिंदु में ए और बी दूरी पर dl अल्पांश की रचना हो जाती है। एक अल्पांश, छोटा सा पृष्ठ, जहां पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होता है। ठीक है, तो छोटे से पृष्ठ dl लंबाई का एक अल्पांश मिलता है। तब चालक के किसी बिंदु ए बी पर dl लंबाई का एक अल्पांश ले लेते हैं। ठीक है, अब dl लंबाई का अल्पांश लेते हैं जो कि केंद्र बिंदु या मध्य बिंदु लिखते हैं, जो कि मध्य बिंदु O के नजदीक स्थित। ठीक है, तब इस चालक में जो चालकित कंडीशन पर इसके मध्य बिंदु से
आर दूरी पर, इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर कोई बिंदु P है, तब तथा मध्य बिंदु O से, किससे, O से R दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है। R दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, तो ये जो उत्पन्न, इसी के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसको ज्ञात करना है, dV का मान ज्ञात करना है। मतलब हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। अब ये मान ज्ञात करने के लिए क्या क्या देखेंगे, तो वो कंडीशन कैसे कैसे लागू हो रहा है उस पर देख रहे हैं, ठीक है। तब पहला, तो इस चालक पर बहने वाली धारा I के क्या होते हैं, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र dV मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करनी है, ठीक है। तब इसके लिए हम क्या करते हैं, पहला ये क्या होता है, ठीक है। तो इस पर बहने वाली धारा I के, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है, इस चालक x y पर बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो चालक के जितने भी क्या होंगे, अनुदिश होंगे। ये जैसे ये चालक है ना, ये इस प्रकार से गया है, तो इसके अनुदिश जो भी मिलेगा वो क्या होंगे, अनुक्रमानुपाती होंगे, लेकिन उससे जैसे ही लंबवत है, जैसे ये उसका लंबवत हुआ कि नहीं हुआ, जैसे ये हाथ है, अब ये इसके अनुदिश जितने भी राशि होंगे सबको क्या करेंगे, अनुक्रम में लेंगे, लेकिन जैसे ही इसका ये लंबवत मिल गया कोई भी पृष्ठ, तो उस कंडीशन पे इसके सापेक्ष वो उसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो गया, समझ आया ना। तो पहला चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र dV का मान चालक में बहने वाली धारा, बहने वाली क्या धारा I के अनुक्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। तो I के अनुक्रमानुपाती कौन होते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होते हैं, किसके अनुक्रमानुपाती, I के, ठीक है। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा अच्छे से। फिर उसके बाद देखते हैं तथा, एक तो हो गया, एक ये दिख रहा है, दूसरा 5 दिख रहा है, यहाँ पर बनने वाली एंगल दिख रही है, इन सभी के क्या होंगे, अनुक्रमानुपाती होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि सब उसके अनुदिश हैं। चालक तार के जो जो अनुदिश रहेंगे वो सब क्या होंगे, अनुक्रम होंगे, लेकिन उसके लंबवत जो भी मिले वो उसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो दूसरा देखते हैं इसी का, तथा dV का मान, dV चालक के अल्पांश, चालक में क्या लिए हैं, ये भी अल्पांश लिए हैं ना, चालक के अल्पांश AB बराबर DL के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अनुक्रमानुपाती होते हैं, अर्थात देख सकते हैं हम लोग, अर्थात dV इज प्रोपोर्शनल टू जो है DL, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली तीसरा इसी प्रकार देखते हैं, तो इस चालक के अनुदिश उसके DL अल्पांश के मध्य बिंदु के लंबवत बनने वाली एंगल थीटा के जिया के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है, तो dV चालक के मध्य
बिंदु O से लंबवत दूरी के मध्य बनने वाली एंगल मतलब कोण, बनने वाली कोण के जिया के अनुक्रमानुपाती होती है। अब बताओ जिया क्या होती है जी? जिया मतलब अनुक्रमानुपाती होती है। जिया मतलब होता है साइन थीटा। जिया मतलब क्या होता है? साइन होता है, और जो भी एंगल देते हैं उसको उसमें जो है उसका थीटा मान लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी थीटा ही लिए तो अनुक्रमानुपाती होती है। ये हो गया। तो अर्थात ये डी बी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएंगे? तो डी बी प्रोपोर्शनल टू हो जाएंगे क्या? तो साइन थीटा। इसको मान लेते हैं थर्ड, तथा यहाँ पर लिख देते हैं चौथा। इसी प्रकार से इसके मतलब चालक तार के लंबवत दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। क्यों? क्योंकि ये तो अनुदिश नहीं है, उसके लंबवत है। तो जो लंबवत होते हैं वो उसके क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो वर्ग के चालक के लंबवत दूरी r के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, तो उस कंडीशन पे हम लोगों का चौथा इक्वेशन क्या मिल जाएगा? डी बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये हो गया हम लोगों का फोर्थ इक्वेशन। तो देखो यहाँ से थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा होगा, ये यहाँ से फर्स्ट पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोग बायो-सेवर्ट का नियम की बात करें तो यहाँ से x से y की ओर बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, उस पर लिए गए पांच के अनुक्रमानुपाती होती है, उस पर बनने वाले एंगल के जिया के अनुक्रमानुपाती होती है, लेकिन उसके मध्य से r जो दूरी है उसके लंबवत होती है, इसीलिए उसके वर्ग के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब हम समीकरण 1, 2, 3 और समीकरण 4 को मिलाते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है क्या? बायो-सेवर्ट का नियम। क्या मिल जाता है? बायो-सेवर्ट का नियम। क्या मिला था? फर्स्ट इक्वेशन डी बी इज प्रोपोर्शनल टू आई। दूसरा क्या मिला था? डी बी इज प्रोपोर्शनल टू डी एल, और डी बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और डी बी इज व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। देन इसको अब हम एक साथ मिलाते हैं, तब कंडीशन क्या मिलेगा? मिलाने पर। क्या करने पर? मिलाने पर। अब मिलाने पर हम लोगों को मिल जाएगा डी बी अनुक्रमानुपाती होंगे किसके? आई मतलब अनुक्रमानुपाती जो जो है उन वो सब अंश में रहेंगे इंटू डी एल इंटू साइन थीटा, और जो व्युत्क्रम है वो उसके क्या होंगे? व्युत्क्रमा मतलब नीचे रहेंगे, हर में रहेंगे, डिनोमिनेटर में रहेंगे। तो उस कंडीशन में अब इसका जो अनुक्रम है उसको हम लोग क्या करते हैं? बराबर में कन्वर्ट करते हैं। तो डी भी बराबर आ जाता है के कोई कांस्टेंट राशि। के क्या आ जाता है? कोई कांस्टेंट राशि आई इंटू डी एल, और क्या आ जाती है? साइन थीटा बटा कर क्या आ जाती है? r²। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं, जहां पर के क्या होती है? एक अनुपातिक नियतांक होती है। क्या होती है? अनुपातिक नियतांक होती है। अब इसको तो जब इस टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, इस लेसन को उस टाइम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब के का मान हम लोग मात्रक में रखेंगे। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? सीजीएस माध्यम में इसका मात्रक क्या होता है? अभी फिलहाल असाइनमेंट के लिए हमें जितना जरूरत है हम उतना ही लिए हैं। अगले वीडियो में हम क्या बनाने वाले हैं? तो इसमें जो कूलाम्ब्स नियम है ये यहाँ तो मिल गया, इसी से देखते हैं कूलाम्ब का नियम। और तो ये कौन सा नियम है जी? बायो-सेवर्ट का नियम है। अब इसी में हम लोगों का और टॉपिक है एक जुड़ा
सुलभ हुआ है असाइनमेंट के क्वेश्चन में कि कूलाम के नियम और बायो-सेवर्ट के नियम में जो है तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो तुलना करना है, तो यहाँ आ गया dv इज इक्वल टू क्या होते हैं k i d l साइन थीटा बटा आता है r का स्क्वायर। अब कूलाम का नियम, कूलाम का व्युत्क्रम का नियम याद होगा तो बताओ थोड़ा सा। तो कूलाम का नियम क्या कहता है जी, तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान, किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान क्या होता है, तो उन दोनों के गुणनफल का मान और उनके बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है। होती है कि नहीं होती है? अर्थात हम लोगों का ये जो है क्या मिल जाता है, तो मिल जाता है क्या है, कूलाम का नियम डी बराबर कांस्टेंट के कोई कांस्टेंट राशि रहता है और ये Q1 Q2 बटा क्या होता है R स्क्वायर होता है। यहाँ पर Q1 क्या होता है, ये फर्स्ट बिंदु होते हैं, फर्स्ट बिंदु पर आवेश होती है और Q2 द्वितीय बिंदु पर आवेश होती है। इस पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फोर्स के लिए नहीं देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के लिए देख रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र के लिए हम लोगों का ये जो आवेश है वो परिवर्तन होकर क्या हो जाते हैं, dq हो जाते हैं और बटा क्या हो जाता है r स्क्वायर। ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है ये वाला कंडीशन हम फोर्स के लिए लेंगे, लेकिन एक कंडीशन हम किस पर लेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर लेंगे, ठीक है। तो कूलाम के नियम से इलेक्ट्रिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो-सेवर्ट का नियम। अब यहाँ डिफरेंसेस ज्ञात करना है। समानता, समानता मतलब जी जो सिमिलरिटीज है, जो दोनों एक जैसे गुण व्यवहार रखते हैं, मतलब देखो इसका भी व्युत्क्रम वर्ग का नियम है, ये भी क्या है व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। तो ये क्या होते हैं, पहला व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, दोनों कर रहे हैं ना, नियम का पालन करते हैं। इतना तक तो क्लियर होगा। अर्थात यहाँ पर जो ये होता है उसकी दूरी होती है वो दोनों के स्क्वायर पे क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। अर्थात करके लिख सकते हो, अर्थात r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। अब दूसरा क्या सिमिलरिटीज दिख रही है, इसमें भी कोई कांस्टेंट राशि लिया जाता है और इसमें भी कोई कांस्टेंट राशि लिया जाता है। दोनों क्या होते हैं, एक समानुपातिक नियतांक का उपयोग करते हैं, दोनों ही अनुक्रमानुपातिक नियतांक देते हैं, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये जो होती है दोनों ही अल्पांशों के लिए निकाला जाता है। देखो ये डी और बी है और ये डी ई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है और ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। तो दोनों ही अल्पांश है ना, डी लगा हुआ है तो दोनों अल्पांशों पर लगते हैं, दोनों अल्पांशों के आधारित होते हैं, ठीक है। अब ये समानता हो गई, लेकिन असमानता, असमानता क्या क्या है, तो असमानता में पहला यहाँ क्या दिख रहा है, तो ये एक सदिश राशि होती है। पहला ये जो बायो-सेवर्ट का नियम होता है वो क्या होते हैं, ये सदिश राशि होती है और ये क्या होते हैं, ये अदिश राशि होते हैं। क्या होते हैं, अदिश राशि होते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ पर ये क्या होता है, धारा, लंबाई और उसके एंगल पर डिपेंडेंट करता है और सिर्फ ये उसके आवेश पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर इस कांस्टेंट का राशि इस कांस्टेंट का मान दूसरा होता है और यहाँ पर इस कांस्टेंट का मान दूसरा होता है। इसका एसआई पद्धति में मात्रक दूसरी होती है और इसकी एसआई पद्धति में मात्रक दूसरी होती है। तो ये उसकी क्या होती है, डिसिमिलैरिटीज होती है, ठीक है, जो कि उसकी असमानताएं कहलाती
है, बुक में भी कुछ कुछ दिया हुआ है, उसको भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये होती है हम लोगों का। अब यहाँ एंगल पर डिपेंड करता है, वहाँ एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ कुछ वहाँ से आप लोग उठा लेना है। ठीक है, वैसे तो मैं नोट से भेज ही दूंगी। क्लियर है इतना? ठीक है।